Very good morning, dear friends. As you know that economics is a part of social science. ये क्यों क्यों यह सोशल साइंस का हिस्सा है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम व्यक्ति के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और व्यक्ति समाज में रहकर ही कुछ व्यवहार करता है। आर्थिक व्यवहार हो, राजनीतिक व्यवहार हो, धार्मिक व्यवहार हो। तो इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का हिस्सा है। अब साइंस के को हम दो भागों में बांटते हैं कि दो तरह के साइंस में विचार रखे जाते हैं कि दो तरह के साइंस होते हैं। एक तो है कि पॉजिटिव साइंस, दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। अब हमको आज ये अध्ययन करना है कि ये इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो उसके बारे में हम आज बातें करेंगे और आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ हमने यहाँ लिखा हुआ है, दिखा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लक्षण क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हम हमारे सामने कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति जाता है, तो उसके बारे में हम एक कमेंट पास करते हैं और उस कमेंट को पास करने का मतलब क्या होता है। कमेंट पास करें या ना करें, लेकिन हमारे मन में विचार तो आता ही है। जैसे अगर हम कहें दीनदयाल उपाध्याय, तो उनको कह सकते हैं कि एक सामाजिक व्यक्ति थे, एक वो सोशल वर्कर थे। इसी तरह अगर हम कहें कि महाराणा प्रताप, तो वो एक वीर व्यक्ति थे, इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक व्यक्तित्व थे, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम कोई वैल्यू जजमेंट करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? कि जो चीज़ें जिस रूप में हैं, पहला पॉइंट इसी बात को फोकस करता है कि इट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। ये एक पहले बात तो क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है ये कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। प्रोडक्शन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये सब मनी सप्लाई, बैंक की अगर बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या होती है। तो पहली बात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ इसकी डीलिंग होती है और हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, वो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में ये अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, जिसकी बात हमने पहले कर दिया था। तो वैल्यू जजमेंट के बारे में बात नहीं करता। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है एक्चुअल को वो प्रेजेंट करना चाहता है, एक्चुअल एज दे आर एंड नॉट व्हाट इज डिजायरेबल, क्या होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि अगर श्रेया झा इज़ अ गर्ल और हम कहें कि श्रेया झा इज़ अ गुड गर्ल, तो जब हम गुड लगा देते हैं श्रेया के साथ, तो ये क्या मेरा वैल्यू हो गया। भवदीप इज़ अ बॉय, इज अ स्टूडेंट, तो और अगर लगा दें कि भवदीप इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो ये भवदीप के साथ एक जो एडजेक्टिव लग गया ना, ये हमारा जजमेंट हो गया। अनुष्का इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ई कॉमर्स। ठीक है, जब हम कहें कि अनुष्का लव्स इकोनॉमिक्स, तो क्या होगा, ये हमारा वैल्यू हो गया। हाँ, समैरा लव्स इकोनॉमिक्स, ये हमारा वैल्यू हो गया। तो हमको इस तरह नहीं, समैरा स्टडीज इकोनॉमिक्स, दैट्स ऑल, तब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा। तो इसी बात को यहाँ कहा गया सेकेंड पॉइंट में, इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इट इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। रियल फैक्ट के आधार पर कि Samaira scored 75 marks in economics. Anushka scores 90 marks in economics. Shreya Jha scores 95 marks in economics. Bhavdik scores 85 marks, 95, whatever it is. So ये एक स्टेटमेंट है जो हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, जो जिस रूप में है। भारत की जीडीपी, जो लास्ट पॉइंट में, भारत की जीडीपी 8%, ये 8% है तो 8% है, ये फिगर्स है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। इसको हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात है कि व्हाट एक्चुअली, जो वास्तव में है उसी को हमको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है
हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली देखो, हमने शुरू में बताया था कि साइंस को दो भागों में बांटा गया, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में। तो अभी तक हमने पॉजिटिव साइंस के बारे में समझा, जाना। अब आते हैं नॉर्मेटिव साइंस के बारे में। इट टेल्स हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। एक तो बताता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ दे आर रियली सॉल्व, वास्तव में कैसे सॉल्व हुआ। दूसरा क्या बताता है, इट टेल्स हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, मतलब उनको कैसे सॉल्व किया जाए। वास्तव में जो सॉल्व हुआ जिस तरीके से, उसको हमने पॉजिटिव कहा। और कैसे सॉल्व होना चाहिए, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे होना चाहिए, दैट इज अ नॉर्मेटिव। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट की बात करता है। भारत में गरीबी है, भारत में गरीबी नहीं होनी चाहिए। हाँ, भारत की जीवन मृत्यु दर, ये इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है। भारत में इसको और ज़्यादा होना चाहिए। भारत में अगर हम स्टेटमेंट दें कि भारत की जीडीपी इतना है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन भारत की जीडीपी को और बढ़ना चाहिए, चाइना की तुलना में उसको और आगे बढ़ना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा नॉर्मेटिव। क्या होना चाहिए, इट डिज़ायरेबल पार्ट को बताता है। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, इट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ओपिनियन एंड आइडियल थिंग्स। आइडियल थिंग्स क्या होना चाहिए, है ना। बच्चों को सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, मेमोरी शार्प होगी। बच्चों को योगासन करना चाहिए, बच्चों को मेडिटेशन करना चाहिए। बच्चों को ये बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि सभी धर्म बराबर हैं। आज जो अफगानिस्तान में जो हो रहा है, विश्व के दूसरे पार्ट में हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि सभी धर्मों का आदर करो। तो ये हमको समझाना पड़ेगा। अनुभद्र कर्तव्य यंतु विशुद्धता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। हर तरफ से अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आइडियल थिंग है ये जो मैं बोल रहा हूँ, वो आइडियल थिंग है। जो वास्तव में हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो आइडियल हो, क्या वास्तव में होना चाहिए, क्या समाज के लिए अच्छा है, दैट इज अ नॉर्मेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिसी इकोनॉमिक्स। स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव 9% ग्रोथ रेट इन जीडीपी। देखो 8% ग्रोथ रेट है, पॉजिटिव हो गया, और स्टेप्स शुड बी टेकन टू, स्टेप्स लेना चाहिए 9% ग्रोथ रेट के लिए। तो इस तरीके से आज हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। आई होप यू विल लाइक इट एंड काइंडली प्लेस योर डिफिकल्टी इफ एनी, और give your positive comments also to motivate me further. Thank you.